बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज टीचर्स एकेडमी में एक दफ़ा फिर वेलकम। और आज हम अपना न्यू चैप्टर्स का के सॉल्यूशन करेंगे। दैट इज़ चैप्टर 15 कॉरपोरेशन एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, मिक्स एंड मिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे चैप्टर 15 की ग्रुप ए की। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ गल्फ कोस्ट एयरलाइन ऑपरेटेड बोथ एन एयरलाइन एंड सेवरल मोटल्स लोकेटेड नियर एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर जस्ट एंडेड। ऑल मोटल्स ऑपरेशन वर डिसकंटिन्यूड एंड द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑपरेटिंग रिजल्ट्स वर रिपोर्टेड। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस थे उनकी सेल्स, कॉस्ट और एक्सपेंसेस, अदर इसके अलावा ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम मोटल्स, ये सब गिवन है। तो जो हमने मोटल बंद किया, जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस थे मोटल के, उसका भी डाटा गिवन है। ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ मोटल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस रिजल्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरलाइन बाय टेररिस्ट। ये जो लॉस था ये टेररिस्ट की वजह से जो है ना एयरलाइन की डिस्ट्रक्शन हुई, उसकी वजह से लॉस अकर हुआ। गल्फ कोस्ट एयरलाइन हैड 12 lakh शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। अब कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूड मोटल्स ऑपरेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस, इंक्लूड ऑल अप्रोप्रिएट अर्निंग पर शेयर फिगर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमसे कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट मांगी जा रही है। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, और जब हम नेट इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा जो डिसकंटिन्यूड हमारे ऑपरेशंस हैं हम उनका इफेक्ट देते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं हमारे पास नेट सेल्स हैं जो हमें गिवन है, उसमें से हम अपनी कॉस्ट और जितने भी एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग टैक्स वो सब हम अगर लेस करते हैं तो हमारे पास इनकम या नेट इनकम आ जाती है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें से हमने लेस करना है आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की ऑपरेटिंग इनकम हम इसमें ऐड करेंगे और गेन ऑन सेल ऑफ मोटल्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगी इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स या इनकम आफ्टर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरलाइन बाय टेररिस्ट। हम इसको यहाँ से लेस करेंगे क्योंकि ये लॉस है, गेन होता तो ऐड करते, लॉस है तो हम इसको यहाँ से लेस करेंगे, तो हमारे पास ये नेट इनकम आ जाएगी। तो ये हमारी कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बन गई है। नेक्स्ट इज assume that you expect the profitability of Gulf Coast Airlines operations to decline by 6% नेक्स्ट ईयर। ये assume करें कि नेक्स्ट ईयर जो एयरलाइन की ऑपरेशन है 6% कम हो जाएंगे, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मोटल्स, जो मोटल्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% डिक्लाइन कर जाएगी। विच इज व्हाट इज़ योर एस्टिमेट ऑफ कंपनी नेट अर्निंग पर शेयर नेक्स्ट ईयर। सो इसके लिए भी हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम दिस ईयर की अर्निंग पर शेयर देखते हैं हमारी क्या होगी। तो अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो हमारी जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अर्निंग थी, जो ऑलरेडी हमारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं, तो दैट वाज 7.8 मिलियन। तो हम 7.8 मिलियन को जितने हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1,20,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उन पर डिवाइड कर देंगे। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें गिवन है, हम उस पर डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास 650 आंसर आता है। तो ये 1.2 मिलियन शेयर्स थे। इसी तरह हम इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो जो हमारी इनकम है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, जब ये दोनों जो गेन आए हमें इस पर हम जब डिवाइड करेंगे तो ये अर्निंग पर शेयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आ जाएगी। फिर अर्निंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, तो हम इसको इस अर्निंग को जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स पे, तो हमारी अर्निंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स आ जाएगी, और इसमें से जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस माइनस कर देंगे पर शेयर जितना है, तो हमारे पास नेट अर्निंग पर शेयर या अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ जाएगा। अब कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर आपकी जो शेयर्स की अर्निंग है वो डिक्रीज़ कर जाएगी 6%। तो हमारी एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है 650। ठीक है,
तो हम अपनी अर्निंग पर शेयर पे 6% जो है वो ले लेंगे, 650 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो इट विल बी 39। तो हम इसको डिक्रीज़ कर लेंगे तो हमारी एस्टिमेटेड नेट अर्निंग पर शेयर जो है नेक्स्ट ईयर की वो आ जाएगी 611। बाकी कह रहे मोटल्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मोटल इज़ नॉट रेलिवेंट एज दीज मोटल नो लॉन्गर आर ओन्ड बाय गल्फ कोस्ट एयरलाइंस। वो उन्होंने सेल आउट कर दी हैं, अब उसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो दे विल नॉट एस्टिमेट द अर्निंग ऑफ मोटल्स शोन ऑन द फॉलोइंग डाटा। ओके, नेक्स्ट इज next question is shown on the following page are data relating to operation of academic testing services in corporation during 1994। तो ये डाटा है, continuing operations हैं और continuing operations से net sales, cost of expenses हैं, cost and expenses हैं, operating income है discontinued operations की, loss on disposal of discontinued operation, अब यहाँ पे gain नहीं है, loss आ रहा है, extraordinary loss है, क्यूमुलेटिव चेंज। अच्छा, हम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करते हैं या कोई अकाउंटिंग मेथड चेंज करते हैं तो उसकी वजह से अकाउंटिंग मेथड्स के ऊपर या नेट इनकम पे कोई इफेक्ट आता है, तो उस इफेक्ट को चेंज भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो नेट इंक्रीज इन नेट इनकम, तो इस चेंज से नेट इनकम इंक्रीज हुई है। नेट ऑफ रिलेटेड इनकम टैक्स, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, इसके अलावा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है किस चीज़ की, इंक्रीज़ इन 1991 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो 1991 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज़ कर गया तो उसकी एडजस्टमेंट है। कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड वो है। नेक्स्ट जो हमसे रिक्वायर है दैट इज़ प्रिपेयर अ कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट 1994 इंक्लूडिंग अर्निंग पर शेयर। academic testing service incorporation had 3 lakh shares of $1 par value, common stock and 40,000 share of $6.25 $100 par value, preferred stock outstanding throughout the year। तो हम अब ये जो डाटा गिवन है सारे डाटा को बिल्कुल वैसे ही उसकी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये हमारे सामने है नेट सेल्स एज इट इज़ गिवन है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस गिवन है, इनको माइनस किया तो हमारे पास इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस आ जाएगी। और इसमें से हम फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का इफ़ेक्ट देंगे क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम थी वो ऐड हो जाएगी और डिस्पोजल ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो लेस हो जाएगा। तो नेट इफ़ेक्ट हमारे पास लॉस ही आ रहा है, तो हम नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है 4,50,000 वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस है वो भी हम लेस करेंगे और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज अकाउंटिंग चेंज है, इसकी वजह से नेट इनकम में इंक्रीज़ आ रहा है। इस चेंज की वजह से उन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है दैट इज़ इंक्रीज़ इन नेट इनकम, तो क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे और इसका इन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि, और हम फिर नेट इनकम हमारे पास 1.855 मिलियन आ जाएंगी। सेकेंड इस क्वेश्चन का पार्ट है दैट इज़ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1994 एज ओरिजिनली रिपोर्टेड रिटेन्ड अर्निंग 31 दिसंबर 1993 अमाउंटेड 6.450 मिलियन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओके इस इनकम स्टेटमेंट में हम अपनी EPS यानी अर्निंग पर शेयर का भी इफेक्ट शो करते हैं, तो ये भी बना हुआ है। अर्निंग पर शेयर जो है फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन से भी हम फाइंड कर सकते हैं। लॉस फॉर कॉन्टिन्यूड जितनी भी हमारी अर्निंग पर शेयर नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स पे हम डिवाइड कर जाएंगे उन अर्निंग्स को तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। इसी तरह प्रॉफिट डिविडेंड भी हम फाइंड कर सकते हैं। एनी हाउ हमसे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग डिमांड की जा रही है, तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास जो एज ओरिजिनल है वो 6.450 मिलियन है, जबकि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को हम इसमें लेस करेंगे। जो हमारी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है वो पिछले पीरियड के जो इंक्रीज़ था वो इस तरह से लेस होगा 1,50,000 का, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग रीस्टेटेड आ जाएंगी, न्यू रिटेन्ड अर्निंग। इसमें हम नेट इनकम ऐड करेंगे और कैश डिविडेंड को लेस करेंगे, लेस डिविडेंड, तो हमारे पास न्यू रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी। पार्ट 3 है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड पर शेयर
of common stock declared by the board of director 1994. Assume no dividend in arrears on the preferred stock. तो हम पर शेयर कैश डिविडेंड देखते हैं कितना है. दैट इज़ टोटल कैश डिविडेंड जो 1994 में डिक्लेयर हुआ वो 9,25,000 का है, और जो प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड है वो 2,50,000 का. और वो हमने कैलकुलेशंस पहले देखी. 40,000 शेयर्स हैं, 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा. 2,50,000 के हमारे पास प्रेफर डिविडेंड लेस कर दिया, कोई और एरियर्स में नहीं है हमारे पास. उन्होंने कहा है कैश डिविडेंड टू कॉमन स्टॉक होल्डर हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज़ 6,75,000. ये वो डिविडेंड है जो कॉमन स्टॉक होल्डर को दिया गया है. अब पर शेयर डिविडेंड कितना दिया गया है, इस अमाउंट को 3 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 225. तो पर शेयर डिविडेंड जो है कैश डिविडेंड पर शेयर वो 225 जो है कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया. Next question is, the following income statement were prepared by a new and inexperienced employee in the accounting department of Keller Interiors, a business organized as a corporation. तो ये corporation है एक, और इनकी income statement given है, net sales है, gain on sale of treasury stock है, excess of issuance of price over par value of capital stock, prior period adjustment है, एक्स्ट्राऑर्डनरी गेन है, टोटल रेवेन्यूज़, वन स्टेप इनकम स्टेटमेंट है, और नेट इनकम एंड पे गिवन है तमाम एक्सपेंसेस के बाद. व्हाट दे रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1994. तो जिस तरह का फॉर्मेट ये आपको पेज 692 पे गिवन है, कह रहे हैं उस तरह की इनकम स्टेटमेंट उस पैटर्न पे बनाएं. एट द बॉटम ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट ऑल अप्रोप्रिएट अर्निंग पर शेयर का भी डाटा गिवन करें. एज्यूम दैट थ्रू आउट द ईयर the company has outstanding weighted average of 2 lakh shares of a single class of capital stock. तो हम assume करेंगे EPS निकालते हुए कि 2 लाख हमारे शेयर्स हैं और एक ही उनकी क्लॉज है कॉमन स्टॉक. इसके अलावा कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनाएं, उसमें ओरिजिनल रिपोर्टेड जो इनकम है वो 1.4 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग है ये शो करने हैं. तो लेट्स सी. सो दिस इज द प्रॉब्लम 15 एंड A-3 में. नेट सेल्स है हमारे पास जिस मेथड से हमें गिवन है, क्योंकि पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस थे कॉस्ट ऑफ तमाम कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस गिवन थे, यहाँ पे अलग अलग हैं तो हम इन सबको कलेक्ट कर लेंगे तमाम एक्सपेंसेस को, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंस, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लॉस फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन, इन सब को एडअप करके हमारे पास ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस. और फिर हम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस का इफेक्ट शो करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग लॉस है और लॉस ऑन डिस्पोजल है. दोनों लॉस हैं, दोनों को लेस करेंगे, कंपनी लेस करेगी तो हमारे पास आ जाएगी इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स. इसमें हमें फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन आ रहा है और वो एडअप हो जाएगा, प्लस क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो हमें क्वेश्चन में इन्होंने गिवन किया है कि दैट इज़ क्यूमुलेटिव नेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट का इसमें शो करके, तो वो हम यहाँ से लेस करेंगे तो हमारे पास ये 48,000 इन नेगेटिव में आ जाएगा और नेट इनकम हमारे पास आ जाएगी 3,36,000. अब हम EPS देख लेंगे. EPS इज़ हम इसी तरह तमाम अपनी अर्निंग्स जो हैं, अर्निंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अर्निंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन एंड एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन चेंज एंड नेट अर्निंग, इन सब को नंबर ऑफ शेयर 2 लाख पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो EPS है हर लेवल पे वो कैलकुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग बनानी है. रिटेन्ड अर्निंग एज ओरिजिनल हमें 1.4 मिलियन उन्होंने दी है. इसमें हम लेस करेंगे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट 60,000 की हैं. उसके बाद सॉरी इधर ऐड करेंगे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट पॉजिटिव थी सो इट विल बी एडेड एंड रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी रीस्टेटेड एंड नेट इनकम ऐड करेंगे और लेस डिविडेंड करेंगे तो हमारे पास न्यू रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी. सो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Question number 15A-4. At the beginning of the year, Recovery Science Incorporation has total stockholder equity of 6,60,000 and 20,000 outstanding share of single class of capital stock. During the year, corporation complete the following transaction affecting its stockholder equity. तो ये जो है
हमारे पास इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अब हमने इनका करना क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी हमने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, ये सब हमने जो है एक स्केड्यूल बना के कैलकुलेट कर। सो सबसे पहले हमारे पास जो आइटम है, हमारे पास बिगनिंग बैलेंस गिवन है स्टॉक होल्डर इक्विटी का, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें बिगनिंग बैलेंस में गिवन है, एक ही क्लास के हैं। तो हम एक स्केड्यूल बना लेते हैं और कि हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी का एक हमारे पास कॉलम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड बुक वैल्यू पर शेयर। तो बिगनिंग बैलेंस हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी 6,60,000 गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 20,000 हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 3,300। स्टॉक होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है इनका इफेक्ट देंगे इसी स्केड्यूल में। तो जनवरी 10% स्टॉक डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 10% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। मार्केट प्राइस जो है स्टॉक की वो 40 पर शेयर है। तो इसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा, दैट विल बी ऑन 10 जनवरी 10% जो हमारा स्टॉक डिविडेंड है, तो नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग वो इंक्रीज़ कर जाएंगे 2,000 से, क्योंकि हम 20,000 है, 20,000 का 10% लेंगे तो 2,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा स्टॉक होल्डर इक्विटी विल बी एज इट इज़, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 22,000 इंक्रीज़ कर गए एंड बुक वैल्यू पर शेयर एज इट इज़ रही। नेक्स्ट हमारे पास जो इफेक्ट है दैट इज़ मार्च 15 द कॉर्पोरेशन एक्वायर 1,000 शेयर ऑफ इट्स ओन कैपिटल स्टॉक। तो अपनी कैपिटल स्टॉक के शेयर्स जो हैं एक्वायर कर लिए हैं, वापस ख़रीद लिए हैं, मतलब ट्रेजरी स्टॉक हो गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 40.50 पर शेयर। सो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि स्टॉक होल्डर इक्विटी में 40,500 के शेयर वापस ऐड बैक हो जाएंगे। जो इफ़ेक्ट आएगा वो ऐड बैक हो जाएगा या लेस हो जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो 1,000 से डिक्रीज़ कर जाएंगे। 22,000 शेयर्स हमारे ऑलरेडी इशूड थे, हमने 1,000 शेयर वापस जो हैं कंपनी ने ट्रेजरी स्टॉक में ले लिए हैं, तो वो हमारे यहाँ से लेस कर जाएंगे। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 6,19,500। स्टॉक होल्डर इक्विटी डिक्रीज़ कर गई और साथ ही नंबर ऑफ़ शेयर्स भी हमारे 1,000 से डिक्रीज़ कर गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू बुक वैल्यू आ जाएगी 29.50। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ ऑन 31st जुलाई द कैपिटल स्टॉक इट स्प्लिट फॉर 2 for 1। तो कंपनी ने कैपिटल स्टॉक को स्प्लिट किया है 2 for 1। तो जब कंपनी स्प्लिट करेगी, सॉरी इससे पहले री इशू किया, ऑन 30th May ऑल 1,000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक वॉज री इशूड एट प्राइस ऑफ 44.90। तो कंपनी ने 30 मई को दोबारा से ट्रेजरी स्टॉक री इशू कर दिया 44.90 पे। सो क्योंकि ये री इशू कर दिए हैं दोबारा से शेयर, तो स्टॉक होल्डर इक्विटी अगेन ऐड बैक हो जाएगी और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे 1,000 से, क्योंकि अब हमारी जो अमाउंट है वो बढ़ गई है, क्योंकि हम ज़्यादा पे दैट इज़ 44.90 पे हम जो है इस शेयर्स को जो है जो हमने 40 पे ख़रीदे थे अब सेल कर रहे हैं दोबारा मार्केट में। तो हमारे पास न्यू बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक स्प्लिट का इफ़ेक्ट है। स्टॉक स्प्लिट 2 for 1 है। 22,000 शेयर ऑलरेडी मार्केट में थे, हम इनको स्प्लिट कर रहे हैं 2 for 1, मतलब हर एक शेयर के लिए एक और शेयर हो जाएगा। तो 22,000 शेयर्स अब मार्केट में और हैं। स्टॉक होल्डर इक्विटी पे ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ कर गए हैं, तो इससे हमारी बुक वैल्यू पर शेयर डिक्रीज़ कर जाएगी। स्टॉक होल्डर इक्विटी एज इट इज़ रहेगी, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कैश डिविडेंड 1.10 पर शेयर पेएबल ऑन 15 जनवरी। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, कैश डिविडेंड से स्टॉक होल्डर इक्विटी डिक्रीज़ करती है क्योंकि रिटेन अर्निंग डिक्रीज़ करती हैं, नंबर ऑफ़ शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे बुक वैल्यू पर शेयर चेंज हो जाएगी कंपनी की। नेक्स्ट नेट इनकम जो है दैट इज़ 1,27,600 इज़ रिपोर्टेड फॉर द ईयर एंड डेट 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे नेट इनकम रिपोर्ट हुई है, वो ऐड हो जाएगी स्टॉक होल्डर इक्विटी में,
ना तो शेयर्स पे कोई इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन बैलेंस में जाके बुक वैल्यू पर शेयर चेंज हो जाएगी कंपनी की। तो इस तरह हमारा ये स्केड्यूल 4 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज 15-5। That is shown below in a summary of the transaction affecting stockholder equity। ये transactions हैं। Prepare stockholder equity section equity for the year। एक स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी बनानी है। हेडिंग्स इन्होंने खुद से बता दी हैं। हेडिंग्स क्या क्या हैं? कैपिटल स्टॉक की हेडिंग है, एडिशनल पेड इन कैपिटल की हेडिंग अपने कॉलम बनाना है, रिटेन अर्निंग का कॉलम होगा, ट्रेजरी स्टॉक का और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का। ये कॉलम्स बनाएंगे, बिगनिंग बैलेंस शो करेंगे और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, इन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देंगे। इसमें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है एंड ऑल दैट, तो इसको भी देखते हैं। तो जैसे हमसे कहा गया अकॉर्डिंग टू बुक, हमने वैसा ही एक टेबल बना लिया और उसमें जो बिगनिंग बैलेंसेस थे क्वेश्चन में गिवन, वो हमने रिपोर्ट कर दिए एज इट इज़। अब आ रहा है हमारे पास प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट आ रही हैं। सो हम प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। जब प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होती हैं उसका इफेक्ट हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज़ कर जाती है और उसकी वजह से स्टॉक होल्डर इक्विटी ओवरऑल डिक्रीज़ कर जाती है। तो हमारा ये इफेक्ट आता है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक इशू किया, इसका क्या इफेक्ट होगा? इससे कैपिटल स्टॉक हमारा इंक्रीज़ करेगा पार वैल्यू से, क्योंकि हमने 10,000 कॉमन स्टॉक इशू किया, पार वैल्यू 10 थी, तो 1 लाख हमारा इंक्रीज़ कर गया कैपिटल स्टॉक में। इशू हम $62 का कर रहे हैं, जिसमें से $10 पार वैल्यू थी, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल $52 के हिसाब से होगा। तो 52 मल्टीप्लाई 10,000, 5,20,000 का एडिशनल पेड इन कैपिटल है। रिटेन्ड अर्निंग और ट्रेजरी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओवरऑल स्टॉक होल्डर इक्विटी इंक्रीज कर जाएगी 6,20,000 से। नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है दैट इज़ डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5% स्टॉक डिविडेंड। जब कंपनी स्टॉक डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी का जो स्टॉक कैपिटल स्टॉक है पार वैल्यू वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि हम न्यू शेयर्स इशू करेंगे तो 5% इशू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जितना है तो 60,000 के हमारे शेयर्स इशू हो रहे हैं, कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है। और क्योंकि हम 3 लाख हमारा पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है और रिटेन्ड अर्निंग हमारी टोटल जो बनता है ये 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000 से रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अकाउंट चेंज कर रहा है तो स्टॉक होल्डर इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट इज परचेज 1,000 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। जब कंपनी ट्रेजरी स्टॉक परचेज करेगी तो वैसे ऐसा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ट्रेजरी स्टॉक 58,000 से इंक्रीज कर जाएगा और स्टॉक होल्डर इक्विटी से डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इज री इशू 500 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ 64। 58 पे बाय किए थे, 64 पे दोबारा सेल कर रहे हैं कंपनी। जब दोबारा सेल करेंगे तो ट्रेजरी स्टॉक कम हो जाएगा। बाय की कॉस्ट थी हमारी, ये जो ट्रेजरी स्टॉक था 500 शेयर हमने बाय किया था एट 58, तो 58 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। 58 मल्टीप्लाई 500 तो ट्रेजरी स्टॉक हमारा 29,000 से कम हो जाएगा। लेकिन हम इसको अब जो एक्चुअली ये इफ़ेक्ट आ रहा है वो 3,000 पे हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं, मतलब 58 से $7 ईच जो है शेयर हम ज़्यादा $6 हम ईच शेयर ज़्यादा जो है वो पेड इन कैपिटल में जाएगा। तो $6 मल्टीप्लाई 500, 3,000 एडिशनल पेड इन कैपिटल है और स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी 32,000 से। नेक्स्ट इज नेट इनकम का इफेक्ट है। तो नेट इनकम जब भी आएगी हमारी रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज करेगी, रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज करने से स्टॉक होल्डर इक्विटी इंक्रीज कर जाएगी। और इसके बाद कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तो कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज करेगी और उससे स्टॉक होल्डर इक्विटी भी डिक्रीज कर जाएगी। और बाकी सब इफेक्ट्स के बाद हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल स्टॉक हमारे पास कितना बचा, एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना बचा, रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास क्या रह गई हैं, ट्रेजरी स्टॉक कितना है और स्टॉक होल्डर इक्विटी कितनी है।
तो ये हमारी ये बन जाएगी स्टॉक होल्डर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो हमने इन सारे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बिगनिंग ऑफ 1994 ओवरनाइट लेटर शोड द फॉलोइंग अमाउंट इन द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन। तो ये स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन गिवन है और गिवन द ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर जनरल जर्नल फॉर्म द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो पहले तो हमने इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट प्रिपेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन एंड इन थर्ड मैक्सिमम कैश डिविडेंड पर शेयर जो है लीगल, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ट्रांजैक्शंस का देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है डिक्लेयर डिविडेंड $1 पर शेयर टू स्टॉक होल्डर ऑफ रिकॉर्ड ऑन जनवरी 31। तो डिक्लेयर किया है डिविडेंड, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन की जो एंट्री हमारे पास होती है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है दैट इज़ $1 पर शेयर, और पर शेयर है तो कॉमन स्टॉक हमारे पास 5 लाख हैं, सॉरी 3,82,000 इशूड हैं, और $1 है तो 38,200 हमारे पास जो है इशू वो आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज पेड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, ये ना 3,82,000 है, तो ये अमाउंट थोड़ी गलत हो गई थी। नो इट्स राइट, 3,82,000 है। पेड कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया 3 जनवरी को वो पे करना है, तो जब पे करेंगे डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेशन परचेज 6,000 शेयर ऑफ इट्स ओन कैपिटल स्टॉक। तो अपने कैपिटल स्टॉक की परचेज कर लिए, यानी कि ट्रेजरी स्टॉक $40 पर शेयर पे परचेज किया है, 6,000 शेयर परचेज कर रहे हैं, तो ट्रेजरी स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। तो 6,000 परचेज कर रहे हैं 44 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2,40,000 जो है वो अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं री इशूड 4,000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट द प्राइस ऑफ 44 पर शेयर। तो 44 पर शेयर पे हमने री इशू कर दिए हैं कैपिटल स्टॉक को। जब री इशू करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव कर रहे हैं। अब ये अमाउंट 44 से हम एज्यूम करेंगे। कैश हमें आ रहा है 4,000 शेयर इशू करने का 44, तो इट विल बी 44 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये हमारे पास कैश है। जबकि ट्रेजरी स्टॉक जो हमने ये बाय किया था वो 42 पे किया था, तो ये 4,000 शेयर हमने 42 की कॉस्ट पे बाय किए थे, तो हम ट्रेजरी स्टॉक को उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड ये आ जाएगा 1,60,000, और बाकी जो इनका डिफरेंस है $2 से हमारा पेड इन कैपिटल 16,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट द स्टॉक डिविडेंड, सॉरी डिक्लेयर्ड 5% स्टॉक डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर ऑफ रिकॉर्ड एट June 15 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 30 जून। 30 जून को ये स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन हमने अभी उसे रिकॉर्ड करना है पेएबल के तौर पे, डिक्लेयर कर दिया है। द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक एट 1 जून वॉज 42 पर शेयर। तो 2,000 शेयर रिमेनिंग इन द ट्रेजरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द स्टॉक डिविडेंड, हम उसको कैटर नहीं करेंगे। तो 5% हमारा स्टॉक डिविडेंड जो है वो इशू हो रहा है। तो ये 5,000 कैसे आएगा? 3,82,000 हमारे टोटल शेयर्स थे, हम उसमें से माइनस कर देंगे 2,000 शेयर जो कि हमारे ऑलरेडी ट्रेजरी स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो जब हम माइनस कर देंगे हमारे पास बच जाएगा टोटल जो डिविडेंड है दैट विल बी 5%। माइनस 2,000 और इस पे हम लेंगे 5%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19,000। तो 19,000 स्टॉक डिविडेंड पार वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि इन शेयर्स की जो है जो वैल्यू बनती थी दैट वाज 40,000। तो ये जो बनती थी हमारी 19,000 की 42,000, तो 19,000 मल्टीप्लाई बाय
42 हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स में से कम हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएंगी, और इसमें से 19,000 पार वैल्यू पे हमारा स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और एडिशनल पेड इन कैपिटल यानी स्टॉक डिविडेंड में जो 1000 है वो एडिशनल वो हमारे पास इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन जून 1। तो ये जो स्टॉक डिविडेंड है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब जिस डे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो कैपिटल स्टॉक में उस दिन कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैपिटल स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 19,000 से। और ऑन 4 अगस्त री इशू 600 ऑफ द 2,000 रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ $37 पर शेयर। तो 600 जो ऑलरेडी हमारे पास 2,000 ट्रेजरी स्टॉक पड़ा उसमें से मज़ीद 600 दोबारा से इशू कर रहे हैं, और अब हम इशू करें 37 पे, मतलब कि कॉस्ट से भी कम पे जिस पे हमने ख़रीदा था। तो हमने 58 पे ख़रीदा था, तो कैश क्योंकि हमारा अब डेबिट हो रहा है। ट्रेजरी स्टॉक हमने ख़रीदा था 24,000 के ये शेयर्स, अब हमें ये एडिशनल पेड इन कैपिटल पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में जा रहा है, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल हमारा यहाँ से डिक्रीज़ कर जाएगा 1800, क्योंकि हमने 58 पे ये बाय किए थे। जब हमने ये बाय किए थे 6,000 शेयर्स तो 42 ईच पे बाय किए थे, अब हमें हमें इसको री इशू करें 37 पे, मतलब हमने अपनी अमाउंट डिक्रीज़ कर दी है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल से डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इनकम समरी अकाउंट शो करना है। नेट इनकम हमें आ रही है 1.928 मिलियन, तो उसका इफेक्ट शो करना है इनकम समरी में, तो इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएंगी, तो ये हमने इफेक्ट शो कर दी हैं। नेक्स्ट पार्ट पे कह रहे थे कि स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाएं सारे डाटा को लेके, तो दिस इज़ द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन। अब हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5 लाख शेयर्स थे ऑथोराइज्ड और 3,82,000 ऑलरेडी हमारे पास इशूड थे। उसमें से पहले तो हमने 6,000 बायबैक किए एंड 4,000 अगेन इशू किए, फिर स्टॉक डिविडेंड इशू किया 19,000 शेयर्स का, तो ये सब ऐड बैक करके हमारे पास आ जाते हैं 4,01,000 शेयर्स, और अभी इनमें से 1,400 शेयर्स अभी भी ट्रेजरी स्टॉक में है। एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक का ऑलरेडी गिवन था, स्टॉक डिविडेंड का एडिशनल पेड इन कैपिटल और ट्रेजरी स्टॉक का एडिशनल पेड इन कैपिटल यहाँ पे ऐड कर देंगे, टोटल पेड इन कैपिटल आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी, और जो ट्रेजरी स्टॉक है हमारे पास 1,400 शेयर्स का वो हमारे पास $42 के ऊपर अभी भी मौजूद है, तो 42 से मल्टीप्लाई करके हमारे 56,000 का ट्रेजरी स्टॉक लेस करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे क्या पोस्ट करनी है, तो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी जो हमारी पिछली गिवन है उसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम और कैश और स्टॉक डिविडेंड को लेस करके हमारे पास न्यू रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी, जो हम अबव स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मैक्सिमम लीगल डिविडेंड पर शेयर बताएं, तो जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है इस साल की, इसमें से हम हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम अपने ट्रेजरी स्टॉक जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर ट्रेजरी स्टॉक, जितना हमारा ट्रेजरी स्टॉक है उतनी हम अर्निंग्स को इशू नहीं कर सकते, उतनी रिटेन्ड अर्निंग्स को हमें रिजर्व करना पड़ता है, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी, इसमें इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1,400 कम है, तो उस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम लीगल कैश डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रुप ए का लास्ट क्वेश्चन 14A-4। मंडेला फैमिली डिसाइडेड अर्ली in 1993 to incorporate their family owned yards under the name Mandela Corporation. The corporation was authorized and issued 5 lakh shares of single class of $10 par value capital stock. तो ये इनके पास डाटा है। इन जनवरी 1993 in January the corporation issued to members of Mandela Farm 1,50,000 shares of capital stock in exchange for cash and other asset used in this operations of vineyard. तो ये इन्होंने इशू किए। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज एसेट इंडिकेटेड एन इशू प्राइस ऑफ 30 per share. In December, Joe Mandela died and the corporation purchased 10,000 shares of its own capital stock from his estate at 34 per shown because of the large cash outlay to acquire this treasury stock. The director
decided not to declare cash dividend in 1993, instead declared a 10% stock dividend to be distributed in January 1994. The stock price at the declaration of dividend date was $35 per share. So the treasury shares do not participate in the stock dividend. तो नेट इनकम 1993 की भी गिवन है एंड देन 1994 का सिनेरियो है. इज्यूम क्या किया जा रहा है, यूजिंग फॉर्मेट स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है बैलेंस शीट का 31 दिसंबर 1993 और 1994 के लिए भी, दोनों के लिए. तो जब हम 1993 का हमने डाटा देख लिया तो उसके लिए जो हमारा स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन है दैट विल बी कॉमन स्टॉक हमारे पास आ जाएगा. 1,50,000 के शेयर्स हैं जिसमें से 10,000 ट्रेजरी में हैं. स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास 1,40,000 है, वो हम अलग से मेंशन करेंगे. एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक और स्टॉक डिविडेंड पे आ जाएगा. एंड टोटल पेड इन कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग और लेस ट्रेजरी स्टॉक. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि स्टॉक डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे कैलकुलेट होगा. दैट विल बी 1,50,000 शेयर्स माइनस 10,000. तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10% इस पर ट्रेजरी स्टॉक को माइनस कर लेंगे तो उसका 10% लेंगे तो हमारे पास 14,000 शेयर्स आ जाएंगे. और वो 14,000 शेयर $10 की पार वैल्यू पर हैं तो वो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट है कि एडिशनल पेड इन कैपिटल जो स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट होगी. तो हमारे पास स्टॉक डिविडेंड जो है टोटल स्टॉक डिविडेंड वो क्योंकि 14,000 शेयर्स हैं 35 की रेट पे हम मार्केट रेट उसका 35 है तो ये 4,90,000 के शेयर्स बने. पार वैल्यू 1,40,000 थी, माइनस कर दी तो 3,50,000 इसकी जो है स्टॉक डिविडेंड एडिशनल पेड इन कैपिटल है. नेक्स्ट इज़ नेट इनकम. हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैलकुलेट होंगी. तो क्योंकि न्यू ईयर है, नया साल था उसके लिए, तो रिटेन्ड अर्निंग पहले साल तो नहीं थी. नेट इनकम थी, इसमें से स्टॉक डिविडेंड को लेस करेंगे 4,50,000 रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी. नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे 1994 में तो उसका डाटा था in January the corporation distributed stock dividend declared 1993 and in February this 10,000 shares were sold to Maria Mandela at 39 per share. In June capital stock was split 2 for 1. Approval was obtained to increase the authorized number of shares to 1 million. On December 15, the director declared cash dividend of 2 per share payable in January of 1995. Net income for 1994 was 1.08 million. तो ये डाटा 1994 का है. इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन होगा समथिंग लाइक दिस. तो कॉमन स्टॉक पार वैल्यू अब डिक्रीज़ करिए क्योंकि हमने स्टॉक स्प्लिट किया था. पहले 10 पार वैल्यू थी, अब 2 का किया तो हमारे पास 5 पार वैल्यू रहेगी. नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास 3,28,000 हो गए. किस तरह से 1,50,000 पहले से मौजूद थे. 14,000 शेयर्स जो हैं वो हमारे पास माइनस कर देंगे हम उसमें से, तो उसको 2 के लिए स्प्लिट कर देंगे. मल्टीप्लाई 2 स्प्लिट फॉर 2 हो जाएगा. तो अब शेयर्स हो गए 32,08,000 और अब वो पार वैल्यू क्योंकि हाफ हो गई है स्प्लिट की वजह से तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कॉमन स्टॉक चेंज हो जाएगा. एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक की है एंड स्टॉक डिविडेंड की हैं और ट्रेजरी स्टॉक का है. तो ट्रेजरी स्टॉक का एडिशनल पेड इन कैपिटल कैसे आएगा. 10,000 शेयर्स थे एडिशनल पेड इन कैपिटल के. $39 पे हमने सेल किए हैं जबकि 34 पे हमने परचेज़ किए थे. तो दोनों का जो डिफरेंस प्राइस है दैट इज़ $5. तो $5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रेजरी स्टॉक आज का एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा. नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग. लास्ट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग 4,50,000 थी. इसमें इस साल की नेट इनकम ऐड करेंगे और कैश डिविडेंड को लेस करेंगे तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट 2. आज के लिए पार्ट ए के यही क्वेश्चंस. होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.